गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट किया जाए आपका चैप्टर 1 का रिवीजन। देखिए क्लास 9th में जो सर रिवीजन टेस्ट हो रहा है उसमें क्या हो बेटा देवांश? सर आज की क्लास कुछ स्पेशल है क्या? स्पेशल हर दिन है बेटा। हर दिन को स्पेशल समझो कि जैसे आज का दिन दोबारा नहीं आएगा, वैसे भी रियल चीज यही है कि आज का दिन दोबारा आएगा नहीं। यानी आज जो भी डेट है आपका वो दोबारा नहीं आएगा। देखिए चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 आपके क्लास के यूनिट टेस्ट में आएगा। यूनिट टेस्ट का फॉर्मेट आपको बता दें, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन पेपर देने जा रहे हो। आप टीचमेंट पे ऑनलाइन पेपर पर्टिकुलर सब्जेक्टिव पेपर देना सीख गए हो सभी लोग, है यस ना? सर। तो यस जब सर। आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव पेपर सीख गए हो तो जब ये आपका यूनिट टेस्ट का पेपर होगा ये सब्जेक्टिव होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर काफी ज्यादा छोटा है। लास्ट ईयर आपका क्या था, एमसीक्यू पैटर्न पे था, यानी टोटल आप एमसीक्यू पेपर देते थे, उसके बाद जो भी आपने कहीं से सर्च करके कर लिया पेपर कंप्लीट। लेकिन इस बार आपका क्या होना है कि सब्जेक्टिव पेपर होना है। तो सब्जेक्टिव पेपर होने में आपको एक सिंगल सीट का यूज करना पड़ेगा, यानी विद इन अ 1 पेज आप पूरे आंसर सबमिट कर सकते हो। चलिए अब देखिए चैप्टर 1 की रिवीजन पे चलते हैं। चैप्टर 1 जो कि आपका, हाँ बेटा, सर मतलब कि जैसे किस फॉर्म में रहेगा? जैसे आपने टेस्ट दिया था कि आपने फाइल भेजी और मैं उसमें फाइल अटैच करूंगा। हाँ सेम उसी तरह। देखो जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा वो एमसीक्यू रहेगा, जिसको आप एक लाइन, जैसे फर्स्ट का ए का आंसर ये, फर्स्ट बी, सेकंड यानी फर्स्ट का सी, यानी जो भी आपका ऑप्शन रहेगा वो आप लिखते चले जाओगे एक लाइन में। फिर सेकंड आपका रहेगा फिलिंग द ब्लैंक, डायरेक्ट आप आंसर लिखते चले जाओगे। थर्ड आपका रहेगा वन वर्ड का, यानी ए का आंसर ये, बी का आंसर ये, सी का आंसर ये, डी का आंसर ये, ई का आंसर, यानी हाँ बेटा। सर मतलब से एक सिंगल पेज पे जूनियर सारे क्लास आंसर लिख देने विदाउट क्वेश्चन। हाँ बिना क्वेश्चन लिखे आपको एक सिंगल लाइन में आंसर लिख देना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका आएगा पर्टिकुलर शॉर्ट नोट्स या कोई भी। तो शॉर्ट नोट्स में आपको ए लिखिए एक लाइन में आंसर, बी एक लाइन में आंसर, सी। इसके बाद फिफ्थ आपका रहेगा डायग्राम वाला। इस बार वीडियो का सेक्शन नहीं है आपके यहाँ, सर है ना? और तो जब वो वीडियो, क्या पूछो सेक्शन? सर जैसे सबमिशन ऑफ फाइल का भी तो सर एक टाइमिंग होगा कि इतने टाइम में फोटो खींच के भेज हाँ दें। देखिए विद इन 1 आवर, विद इन 1 आवर यानी 1 घंटे के अंदर आपको पेपर सबमिट करना रहेगा। 1 घंटे से ज्यादा अगर हुए तो पेपर सबमिट नहीं होगा। अलग अलग केमिस्ट्री और सर बायोलॉजी और का कि एक सर क्या हो फिजिक्स देवांश? केमिस्ट्री और सर पेपर एक ही होगा कि सर अलग अलग होगा? हाँ देखिए क्लास 9th में एक पेपर होता है साइंस का। 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो आपका अलग हो जाता है, लेकिन क्लास 9th में आपका एक ही रहता है। सर तो जैसे ठीक? मैथ में रहेगा तो मैथ में सिर्फ सॉल्यूशन लिख देना है। हाँ सिर्फ सर सोल्यूशन लिखना है, सिर्फ आंसर सिर्फ लिखना है सिर्फ पूरी सिर्फ सॉल्व। देखिए जहां पे सॉल्व करने वाला होगा वो आपको सॉल्व करना रहेगा, लेकिन एमसीक्यू हो गया, वन वर्ड आंसर हो गए, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, उसका तो आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे और उसको लिखने में टाइम नहीं लगेगा। पेपर जो बनाया गया है वो पर्टिकुलर 30 मिनट्स में कंप्लीट हो सकता है, लेकिन 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है कि आप उस 30 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, पेपर को सबमिट करेंगे। ठीक, मान लीजिए किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी आ गया, या कोई स्लो राइट कर रहा है, तो 1 घंटा ही ना पड़ेगा, क्योंकि 20 मिनट्स में नियर अबाउट 20 क्वेश्चन है। 20 क्या 15 क्वेश्चन आप विद इन 1 मिनट में आप विद 1 मिनट में आप एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे। 2 से 3 मिनट लगेगा आपको फिलिंग द ब्लैंक। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करेगा कितनी जल्दी करोगे। अभी एक रिवीजन टेस्ट होगा क्लास 9th का 10th का, हर एक क्लास का रिवीजन टेस्ट होगा जो पर्टिकुलर आपका 24 से स्टार्ट होगा। तो जब आज या कल में टाइम टेबल जाएगा, तो जब 24 से आपका रिवीजन होगा तो आप जान लोगे ना कितनी देर में आप कर लोगे। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 का स्टार्टिंग पोर्शन से स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी का पेपर आप बनाए? नहीं क्लास 9 वगैरह में नहीं बना था, 10th का बनाया, 9th का नहीं।
कब सर से है? मतलब रिवीजन टेस्ट, यूनिट टेस्ट, वो सारे टीचमेंट पे ही होंगे हाँ, सारे टीचमेंट पे। और मार्क्स? सर पेपर कब से है? क्या हुआ? सर मार्क्स मार्क्स पेपर कब से है? मार्क्स कॉपी चेक होगी तुरंत आपको पता ही चल जाता है ना कितने मार्क्स मिले हैं। सर मतलब जैसे आपने चेक किया था यूजिंग ऑनलाइन पेन, टॉपिक वैसे है हाँ, चेक सेक्शन होके 3 मिलेगा? उसी तरह टीचर भी आपकी सेम उसी तरह चेक करेंगे। सर पेपर कब से बता दीजिए सर, जो मेन टॉपिक है। पेपर आपका यूनिट टेस्ट का होगा 1 जुलाई से और रिवीजन टेस्ट होगा 24 जून से। ठीक, अब पढ़ाएं। देखिए, सबसे पहला आपका टॉपिक है सेल। सेल के लिए डेफिनेशन, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। द टर्म सेल वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक, ये आपको पता है। इसके बाद आता है आपका सेल थ्योरी। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, बताइएगा, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड श्वान। ठीक, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी आपका क्या था? फर्स्ट, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी पहला टॉपिक आपका क्या है? हाँ, रिकॉर्ड में कर दे रहा हूँ बेटा आपकी मीटिंग को। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड पॉइंट था इसका, एवरी सेल कैन परफॉर्म देयर फंक्शन इंडिपेंडेंटली, यानी सारे सेल अपने फंक्शन क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं। और थर्ड क्या था? एवरी सेल कैन अराइजेस फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये 3 पॉइंट्स थे हमारे सेल थ्योरी के, जहां पे सेल थ्योरी को दिया किसने था? स्लाइडेन एंड स्वान, जिन्होंने पर्टिकुलर एक फ्रेज दिया था। फ्रेज का नाम था ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर, जिसका मीन्स था क्या? प्री एग्जिस्टिंग सेल। लेकिन उसी के साथ साथ एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट है जिनका नाम था विर्चो, विर्चो ने ये पर्टिकुलर फ्रेज ऐड किया था। इसके बाद हमारे सेल थ्योरी का जो 3 पोस्टुलेट थे, जिसमें पहला पोस्टुलेट था सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर सेकंड था एवरी सेल कैन परफॉर्म देयर फंक्शन इंडिपेंडेंटली। और थर्ड था एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसके बाद हम पढ़ते थे टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल में हमारा 2 था, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ सेल। हाँ देवांश बोलो। सर ये पुरकिंजे कौन था? पुरकिंजे भी साइंटिस्ट थे जो प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताए थे, अभी हम उस पे भी आएंगे। देखिए, जहां पे टाइप्स ऑफ सेल की बात करें तो टाइप्स ऑफ सेल में हमारे 2 थे। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। और नंबर ऑफ सेल के बेस पे ये था यूनिसेलुलर और दूसरा था हमारा मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर किसे कहते हैं? द ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ 1 सेल, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी क्या होती है? सिंगल सेल से बनी होती है, वो यूनिसेलुलर कहलाते हैं। और दूसरा था हमारा मल्टी सेलुलर, द ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल, वो हमारा कहलाता था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे ऑर्गेनिज्म हमारे क्या थे? यूनिसेलुलर। लेकिन मल्टी सेलुलर की बात करें तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, सारे सेल हमारे क्या थे? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। दूसरे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल सेल इज 2 टाइप, जिसमें पहला था हमारा प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा था हमारा यूकैरियोटिक सेल। समझिएगा इसे। प्रोकैरियोटिक जो टर्म है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्रो प्लस कैरियन। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। बताया जाता है इसकी डेफिनेशन, द ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी डज नॉट possess, या ये कह सकते हैं द ऑर्गेनिज्म whose cell possess non developed nucleus in it. It means, फिर से समझिएगा, the nucleus which does not possess well developed nucleus in it, that nucleus is known as primitive nucleus. अब primitive nucleus का स्ट्रक्चर भी समझ लीजिए कि एक्चुअल में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता कैसे। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना पड़ेगा।
तो न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस एक सेल का राउंड रिटेन स्ट्रक्चर होता है, जो कि इनकी आउटर कवरिंग परफोरेटेड होती है, जिन पोर्स को कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। इनकी मेम्ब्रेन को कहा जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद इनका जो पर्टिकुलर लिक्विड कंटेंट होता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद यहाँ पे एक राउंड डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस, और उसके बाद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिन्हें कहा जाता है क्रोम। हाँ बोलो देवो। सर ये स्लाइडन के आगे 1838 लिखा है, तो क्या सर ये इनके जन्म की तिथि है कि सर ये जब इसकी खोज किए थे तब जब की? इन्होंने डिस्कवरी किया था तब की डेट है, यानी जब इन्होंने पर्टिकुलर हमारे सेल थ्योरी की बात की थी तब ये था। ये डेट्स वगैरह नहीं पूछे जाते, ये आपके एग्जाम में डेट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते। ठीक देवांश? साइंटिस्ट का नेम पूछ सकता है ना? साइंटिस्ट का नहीं पूछता है किसने डिस्कवर क्या किया था या कौन सा सेल क्या कहलाता है। जैसे आपने बहुत सारे सेल ऑर्गेनल पढ़े हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, लाइसोसोम ना, तो इन सब के सेकेंड नेम पूछा जाता है। ठीक, बेटा सर वॉइस नहीं आ रही है। कॉल आया है। चलो बेटा सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक हम न्यूक्लियस की बात करें तो आउटर कवरिंग की जो मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वर्क क्या होता है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे ये आपकी एक सेल है, ठीक, ये सेल आउटर कवरिंग क्या कहलाएगी? सेल वॉल कहलाती है। ठीक, अब सेल वॉल के अंदर का जो मटेरियल होगा वो कहलाता है हमारा साइटोप्लाज्म, और दूसरा कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक, अब ये जो पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म से क्या करती है? सेपरेट करने का काम करती है। ये बात समझ में आई है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वर्क क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वर्क होगा न्यूक्लियस को या न्यूक्लियस के ऑर्गन्स को साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म से क्या करना? सेपरेट करना। ठीक, अब देखिए, जो ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। जिस न्यूक्लियस को कहा जाता है डायरेक्टर ऑफ द सेल, यानी ये सेल का क्या कहलाता है? डायरेक्टर कहलाता है। इसके साथ साथ इसका फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी विच इज गोइंग टू परफॉर्म बाय द सेल, यानी सेल अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। हाँ बोलो देवांश। सर सेल थ्योरी किसने दी सर? इसमें हम लोग स्लाइडन बताएंगे, स्वान बताएंगे कि सर विर्चो बताएंगे? स्लाइडन एंड स्वान। स्लाइडन एंड स्वान। सेल थ्योरी वाज फिर गिवन विर्चो ने बाय क्या किया? स्लाइडन। विर्चो ने एक फ्रेज ऐड किया था प्री एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट का। ठीक, ठीक है सर। देखो, अब रॉबर्ट ब्राउन ने जो डिस्कवरी की न्यूक्लियस की, जिसका नाम है डायरेक्टर ऑफ द सेल, इट मींस इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी विच इज गोइंग टू परफॉर्म बाय द सेल, यानी कोई भी सेल अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो कंट्रोल किसके थ्रू होगी? वो भी है हमारे न्यूक्लियस के थ्रू कंट्रोल होगी। अब एक न्यूक्लियस यानी एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो यूकैरियोटिक सेल में अवेलेबल है, वो स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम। यानी ये 5 स्ट्रक्चर हैं जो पर्टिकुलर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस में अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियस की बात करें तो ये जान लेते हैं, न्यूक्लियर पोर जो होता है ये न्यूक्लियस के केमिकल मैसेज को साइटोप्लाज्म में भेजने के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है, एज अ डोर वर्क करता है। लेकिन कोई भी साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म का मटेरियल इस न्यूक्लियर पोर को ट्रेवल करते हुए कभी भी न्यूक्लियस में नहीं आ सकता। ठीक,
अब आगे समझिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करने का काम करे और न्यूक्लियस को एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। उसके साथ साथ ये जो पर्टिकुलर हमारा न्यूक्लियोलस है जो कि डीएनए और आरएनए का बना होता है, ठीक। अब ये डीएनए और आरएनए जो हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर भी है और इसके साथ साथ ये आरएनए का वर्क होता है हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस कराने का। अब क्रोमोसोम, हर एक ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम नंबर फिक्स होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी का जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 46 या 23 इन पेयर, यानी हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम अवेलेबल है वो पेयर्स में अवेलेबल है, उनका नंबर कितना है 23 इन पेयर। हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है, लेकिन ह्यूमन बींग चाहे वो मेल हो फीमेल हो या किसी भी कास्ट का हो, सारे ह्यूमन बींग का जो क्रोमोसोम होगा वो 46 इन नंबर होगा, ठीक। अब आगे सुनिएगा, इसके साथ साथ देखते हैं, इसके साथ साथ देखा जाता है कि जब ये पर्टिकुलर न्यूक्लियोप्लाज्म जो सेवरल काइंड के एंजाइम कंसिस्ट करता है, ये एंजाइम केमिकल मैसेंजर के फॉर्म में साइटोप्लाज्म से बाहर जाते हैं। अब देखिए प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होगा, प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा तो जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मटेरियल है वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के आसपास होगा, और साइटोप्लाज्म की जिस रीजन में होगा उसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड, समझिएगा। यानी अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर कोर नहीं है तो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मटेरियल एक नॉन डिफाइंड फॉर्म में होगा, यानी प्रॉपर पोजीशन पे नहीं रहेगा। ऐसी कंडीशन में न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म के जिस रीजन में पाया जाता है उस रीजन को कहा जाता है न्यूक्लियोइड। ये समझ में आया? यस यस सर। ठीक। अब देखिएगा, ये तो बात थी हमारे एक न्यूक्लियस। हाँ बोलो भैया, जिसको जो क्वेश्चन पूछता रहिए। सर ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है सर, इसकी कोई मतलब पार्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है? प्रोकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन यही है, प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट possess वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन इट, पहला। दूसरी बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है वो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, फिर उसके साथ साथ प्लास्टिड, या हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब सेल ऑर्गेनेल को कंसिस्ट नहीं करता। यानी ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस तो कंसिस्ट भी कर रहा है, लेकिन इसमें डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। दैट्स व्हाई दे आर हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर। जनरली ये कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। अब हेट्रोट्रॉपिक का मींस क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक का मींस होता है द ऑर्गेनिज्म हु आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ। यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड का कंस्ट्रक्शन खुद से नहीं कर सकता, वो हमारा क्या है, वो हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर है। और हेट्रोट्रॉपिक होने का रीजन क्या होता है, लेकिन एक चीज और देखिएगा, हम लोग की भी बॉडी क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन हमारी बॉडी में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। इस रीजन से ह्यूमन बॉडी भी कैसी है, हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर है। लेकिन प्लांट सेल, केवल प्लांट सेल एक ऐसी सेल है जो क्या होती है, वो पर्टिकुलर हमारे प्लास्टिड को कंसिस्ट करती है, जिस कारण से वो कैसा होता है, वो ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होता है। ये पॉइंट समझ में आया? बोलिएगा बेटा। ये समझ में आया कि इसमें Yes, sir. डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते, जिस कारण से क्या होते हैं, ये हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, ठीक। अब देखो इसके साथ साथ हम बात करेंगे, इसके साथ साथ हम यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो एक यूकैरियोटिक जो सेल है वो कैसी होती है, वेल डेवलप होती है। वेल डेवलप के साथ साथ इसमें डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जिस कारण से मोस्टली दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, बट सम ऑफ देम आर हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर इन केस ऑफ एनिमल सेल। यानी एनिमल सेल सारी क्या होती है,
हेटरोट्रॉपिक इन नेचर होती है, बट रेस्ट ऑफ द प्लांट सेल आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। ये प्लांट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस समझ में आया। पहला डिफरेंस है कौन सा, उनके न्यूक्लियर मटेरियल का। प्रोकैरियोटिक में कैसा न्यूक्लियस पाया जाता है, नॉन वेल डेवलप्ड, और यूकैरियोटिक में पाया जाता है कैसा बेटा आपका, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। Prokaryotic cell does not possess well-developed cell, double membranous cell organelle like Golgi body, mitochondria, and endoplasmic reticulum. But eukaryotic cell possess these kind of cell. फिर बताया जाएगा कि prokaryotic cell are heterotropic in nature, but eukaryotic cell generally they are autotropic, just like plant cell. But all the animal cell are heterotropic in nature. ये तो हो गया हमारा किसके बारे में, प्लांट सेल और सॉरी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसके बाद हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें एनिमल सेल और प्लांट सेल, एक चीज और जान लीजिए आप लोग, ह्यूमंस आर एनिमल बट सोशल। एक डिफिनीशन बनाई थी एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने, जिसको कहा जाता फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी ने कहा था ह्यूमंस आर एनिमल बट सोशल, ऑल द एनिमल्स आर यूकैरियोटिक इन नेचर। यानी जितने भी वर्ड के एनिमल हैं वो यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन ह्यूमन बॉडी जो है वो एक सोशल एनिमल है, जो हमारे सराउंडिंग में और भी लोगों को रहने देता है। लेकिन अगर देखा जाए बहुत सारे ऐसे भी चेंजेस आते हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए प्लेस प्रोवाइड नहीं करता है। इस कारण से हम सोशल ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी से हटते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी सोशल ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल है। तो इसलिए ह्यूमंस आज भी क्या कहलाते हैं, एक सोशल एनिमल कहलाता है। अब सुनेगा, एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात करें तो दोनों जो सेल्स होती है वो कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक होती है। यानी प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक होगा और एनिमल सेल भी क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा। अब देखिए, एनिमल सेल भी की जो आउटर कवरिंग होगी, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होगी। आपने पढ़ा हुआ है कि इन एनिमल सेल सेल वॉल इज एब्सेंट। अब सेल वॉल प्लांट में पाया जाता है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट। जहां पे सेल वॉल बनी होगी किसकी, सेल्यूलोज की बनी होगी। ये सब पॉइंट याद रखिएगा कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। इन प्लेस ऑफ सेल वॉल इन एनिमल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर देयर। यानी इनके प्लेस पे क्या पाया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा। अब इसके साथ साथ देखिएगा, यहाँ पे डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल यानी माइटोकॉन्ड्रिया यहां भी पाया जाएगा, यहां भी पाया जाएगा। गोल्जी बॉडी इसमें भी पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा। राइबोसोम यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे प्लास्टिड अवेलेबल होता है, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिड अवेलेबल नहीं होता। इन प्लेस ऑफ प्लास्टिड ह्यूमन बॉडी में जो पिगमेंट होता है जिसे कहा जाता है मिलेनियम। हाँ देवांश बताओ। सर आपकी वीडियो नहीं शो हो रही मेरे पास। भैया एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर लो, दिखने लगेंगे। ठीक है, वैसे हम रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए हैं। ठीक है, तो आपने जाना कि डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों पाई जा रही, लेकिन जहां पे प्लास्टिड की प्रेजेंस देखी जाती केवल प्लांट में, जहां पे क्लोरोफिल, क्रोमोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, जेंथोफिल, पायरिडोनाइड ये सारे पाए जाते प्लांट सेल में। लेकिन एनिमल सेल में कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता, यानी प्लास्टिड नहीं पाया जाता। प्लास्टिड के प्लेस पे ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है मिलेनिन पिगमेंट। मिलेनिन पिगमेंट आप जानते हो कि हमारी बॉडी के कॉम्प्लेक्शन को यानी कलर को डिफाइन करता है। अगर मिलेनिन ज्यादा है तो बॉडी का कॉम्प्लेक्शन डार्क इन कलर होगा, कम है तो फेयर इन कलर होगा। ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। ठीक, ये तो हो गया किसका डिफरेंस, प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस। अब देखिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन द सराउंडिंग। यानी हमारे सराउंडिंग जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है जनरली सेल में या लिविंग सेल में, वो कैसे होता है। पहले आता है हमारा डिफ्यूजन। सुनिए, डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन क्या होता है, कोई बताएगा? Particles to the high concentration to the lower concentration. देखिए डिफिनीशन है, बता The movement of particles to a particle. from a higher concentration region to a lower concentration region. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कहां से, फ्रॉम
हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब देखिए यहां पे एक चीज हमने बताया था आपको, सॉल्यूशन की डेफिनेशन। सॉल्यूशन मींस क्या होता है, व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन सॉल्वेंट पार्टिकल, यानी जब सॉल्यूट पार्टिकल आपका सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए तब आपका क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। जैसे यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल हम क्या ले लें, हम शुगर ले लें, और सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, वाटर। Water. शुगर वाटर में डिसॉल्व है Yes, sir. ना, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो किसका सॉल्यूशन बनेगा, वो बेटा आपका शुगर का सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन अगर यहीं पे सॉल्यूट पार्टिकल के फॉर्म में हम ले लें, हम सैंड ले लें, तो क्या सैंड वाटर में डिसॉल्व है? No, sir. अब दूसरा, अल्कोहल को हम शुगर में ऐड करें, क्या अल्कोहल शुगर को डिसॉल्व करेगा? नहीं करेगा बेटा, यानी शुगर और अल्कोहल का सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अब देखिए यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। जहां पे डिफ्यूजन का जो इंपॉर्टेंस है वो कहां कहां, हमारी लाइफ साइकिल में, यानी पर डे टू डे हम लोग डिफरेंट काइंड के एसिड का यूटिलाइजेशन करते हैं जो कि डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी के सराउंडिंग में मूव करता है। जैसे आप देखिए, आप लोग यूज करते होगे शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन को जब ड्रिंक करते हो तो ड्रिंक करने के बाद आपको टेस्ट मिलता है, वो भी क्या होता है, डिफ्यूज पार्टिकल आते हैं। यानी पहले आपके माउथ में शुगर का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, लेकिन जब आउटर सराउंडिंग से आप शुगर सोल्यूशन ऐड करते हो तो आपके माउथ में एक टेस्ट आता है, जिससे आप बताते हो कि दैट काइंड ऑफ शुगर सोल्यूशन हैविंग स्वीट इन टेस्ट। अब इसके साथ साथ आपके घर में आप परफ्यूम यूज करते हो, एक जगह परफ्यूम करते हो, ट्रेवल होके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ आपके यहाँ परफ्यूम यूटिलाइज हो रहा है। फिर उसके बाद फेयरनेस क्रीम या आपके यहाँ बनने वाला फूड, वो भी डिफ्यूज होके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इजिली क्या करता है, ट्रेवल करता है। उसके साथ साथ देखिएगा एक सबसे छोटा एग्जांपल, जो आपका फ्लावर की फ्रेग्रेंस होती है। आप देखिए बहुत सारे गार्डन में आपके प्लांट लगे होंगे, अगर वहां पे फ्लावर होता है, विंड ब्लो करती है, विंड ब्लो करने कंडीशन में आपके सराउंडिंग में बहुत सारे फ्रेग्रेंस आपको मिल जाते हैं। और देखिए शूज और सॉक्स, जब आप इस समय तो आप लोग घर में हो, शूज और सॉक्स का यूटिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं, ये सब एकदम राजा बाबू की तरह रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। ऐसे कंडीशन में जब हम शूज और सॉक्स स्कूल जाते थे या कहीं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वियर करते थे, तो उसका जो पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस था आपको तो नहीं पता चलता, लेकिन जब आप उसको उतार के रखते हो तो पता चल जाता है कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी से क्या आ रही है, एक अनप्लीजेंट स्मेल आ रही है। समझ में आया? यस सर। यस सर। आगे बढ़े। अब इसके बाद हमारा है कौन सा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। चलिए सुनिए, ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन से बहुत ही स्लाइटली डिफर है, यानी हमको ज्यादा इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं। ऑस्मोसिस के लिए बात करें, यहाँ पे आपने लिखा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे लिखेंगे मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, अब देखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लिए सबसे पहले जान लें, तो आप देखिए आपने पढ़ा है कि पर्टिकुलर सेल वॉल जो होता है सेलुलोज का बना होता है, लेकिन आपके पर्टिकुलर टॉपिक में चैप्टर में है सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के लिए बात करें कि सेल वॉल हमारे किसी भी सेल, प्लांट सेल की आउटर कवरिंग होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे एनिमल सेल की आउटर कवरिंग होती है। जिसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, आप अपने बुक में कुछ ऐसा डायग्राम देखे होंगे जैसा मैं बनाने चल रहा हूं। यहीं पे एक प्रोटीन सेल बना होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
ये बनती है बाइलिपिड लेयर की, और उसके साथ साथ प्रोटीन एम्बेडेड रहती है। अब देखिएगा, लिपिड मीन्स होता है ऑयल या फैट। लिपिड मीन्स क्या है? ऑयल और फैट। अब लिपिड और फैट में क्या वाटर डिसॉल्व होता है कभी? बताइएगा, क्या कभी कोई वाटर पार्टिकल ऑयल में डिसॉल्व होगा, मिसबिल होगा? सर नो सर। No, sir. नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोटीन होता है ये वाटर को होल्ड कर लेता है। अब एक चीज बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जहां पे एक पर्टिकुलर टर्म आता है परमिएबल। परमिएबल मीन्स होता है अलाउ द सब्सटेंस, अलाउ वाटर सब्सटेंस और एनी सब्सटेंस। और ये परमिएबिलिटी होती है आपकी 3 टाइप की। एक आता है फुली परमिएबल, दूसरा आता है सेमी परमिएबल, और थर्ड वन आता है इम्परमिएबल। जिसको याद रखने के लिए आप रखिएगा फांसी, FSI, ठीक, फांसी याद रखिएगा परमिएबिलिटी भी याद रखने के लिए। फुली परमिएबल मीन्स क्या होता है? जैसे आप लोग कहीं ना कहीं सुनते होंगे कि खाला जी का घर समझो जब मन कहे चले आते हो, सुने हो कभी? नो सर। नहीं सुने हो? अच्छा, कोई ऐसा दोस्त चला आता होगा आपके यहाँ, कभी कभी घर वाले कह देते हैं जब देखो तब चला आता है, कहते हैं ये? यस सर। चलो अब देखिएगा, फुली परमेबल के मीन्स होता है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच अलाउ ऑल द सब्सटेंस टू मूव इनसाइड एंड आउटसाइड। यानी फुली परमेबल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मीन्स होगा कि ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सारे सब्सटेंस को अलाउ करेगी, यानी हर तरफ आना जाना। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक्ट करती है, केवल यूजफुल सब्सटेंस को अलाउ करती है, और अनयूजफुल सब्सटेंस को क्या करती है? उनके कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग उनको रिमेन आउटसाइड रखती है। यानी वो सारे सेल्स कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं। लेकिन इम्परमेबल की बात करें, इम्परमेबल मींस होता है दैट काइंड ऑफ सेल डू नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ सेल। अच्छा एक चीज बताइएगा, आप अपनी बॉडी में हाथ को पानी में जब रखते हो तो आपके फिंगर्स क्या हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं, फीट श्रिंक हो जाता है। लेकिन जब आप नहाते, क्या आपके पेट में या फेस पे श्रिंकनेस आती है? यानी वाटर आपके फेस में जाता है, यानी नो आपका फेस और एब्डोमेन इम्परमेबल है। उसके साथ साथ माउथ का जो बक्कल कैविटी पार्ट है, यानी माउथ में देखो पानी डालो पेट में ही जाएगा, या उल्ट ओमिट कर दो आप, यानी वो फुली परमेबल की तरह वर्क करता है। लेकिन सेमी परमेबल मीन्स होता है जैसे आपका हाथ का फीट, ये सेमी परमेबल की तरह वर्क करता है, केवल यूजफुल सब्सटेंस यानी वाटर को अलाउ करता है। ऐसा नहीं मिट्टी तेल के ड्रम में या पेट्रोल में आप हाथ डाल दो तो आपके बॉडी में पेट्रोल चलाएगा। पेट्रोल बिल्कुल भी बॉडी के अंदर मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारी बॉडी क्या है? इनपरमेबिलिटी रिप्रेजेंट करेगी, सेमी परमेबल फॉर्म में रहेगी, यानी बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी। अगर उस पेट्रोल में वाटर है एक्सेसिव अमाउंट का, तो वो वाटर हमारी बॉडी में मूव कर सकता है, अदरवाइज मूवमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपका कहलाता है क्या? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का जो इंपॉर्टेंस है, ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आ गया। ये बाइलिपिड लेयर होती जो कि प्रोटीन के साथ एम्बेडेड होती, जिनका काम क्या होता है कि रिमेन सब्सटेंस को क्या करना? बाहर रखना। अब और समझिएगा, ऑस्मोसिस के लिए और बात करें तो ऑस्मोसिस का एक इंपॉर्टेंट रोल है, जहां पे हमने देख लिया कि हमारा जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, वहां पे वाटर का कंसंट्रेशन के लिए हम 3 चीज पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा पढ़ते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा पढ़ते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन के आता है, व्हाट विल हैपन व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड तीसरा हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो एक सेल हम लेते हैं, तीनों सेल को एक एक सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं। अब इनके बारे में वन बाय वन देखते हैं। सबसे किसी पहला सेल को हम हमारा पकड़ कैसे सकते हैं? हाँ? सब बिना पाए तो सर हम लोग किसी सेल को किसी भी सॉल्यूशन में रख नहीं सकते, तो सर वो सेल मिलेगी कैसे? चना मिल जाएगा, यस सर। चने को पानी में डाल दो, पत्ती मिल जाएगी, लीफ यस सर। डाल दो, किसी की उंगली काट के पानी में डाल दो,
ठीक। तो फिर वो क्या करेगा? सर क्या वो सेल है? अरे लेकिन वो भी तो सेल है भाई, हमारे हाथ पैर की उंगलियां क्या है, प्लास्टिक की थोड़ी बनी है। तो कौन यस सर। देगा? कौन देगा? करना मत ऐसा कि किसी की उंगली काट के पानी में डाल दो। प्लांट सेल आप इजिली पा सकते हो, लीफ ले लो, या आप ग्राम सबसे अच्छा है, चना ले लो, ग्रेप्स ले लो, पपाया ले लो, ये सब आप वाटर में ऐड कर सकते हो फॉर द एक्सपेरिमेंट। लेकिन नहीं किसी की मुंडी काट के पानी में डाल दो, देखिए ऑस्मोसिस हो रहा है कि नहीं। ठीक, ऐसा मत करिएगा। देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आइसोमिस होता है सेम। ये तो हमारी क्या हो गई, सेल, और ये हो गया क्या, सॉल्यूशन। सेल यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, when the concentration of cell and solution both are remain same, यानी जब इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन और इस सेल की कंसंट्रेशन दोनों सेम होगी, तो ऐसे कंडीशन में नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस इनसाइड और आउटसाइड, यानी कोई भी पार्टिकल की मूवमेंट इनसाइड और आउटसाइड नहीं होगी। ये समझ में आया? बोलिएगा। यस सर। ठीक। सेकेंड कंडीशन आती है, सेकेंड कंडीशन आती है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है, यहां पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, लेस है, लेकिन जो सॉल्यूट पार्टिकल है, जैसे हम किसी सेल को, यानी हम एक पर्टिकुलर ग्रेप्स को सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं या शुगर सॉल्यूशन में रखते हैं, तो ग्रेप्स का वाटर क्या होगा, ग्रेप्स में कंपैरिजन टू सॉल्यूशन वाटर ज्यादा होगा, तो ग्रेप्स का जो वाटर है कहाँ चलाएगा, सॉल्यूशन में, जिस कारण से ये सेल कैसे हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। यानी जब भी किसी सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे, चाहे वो शुगर का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो या सॉल्ट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो, ऐसी कंडीशन में सेल का जो वाटर होगा वो सॉल्यूशन में आ जाएगा। जब सेल का वाटर सॉल्यूशन में आ जाएगा तो पूरी, हाँ बताओ। श्रिंकेज ऑफ, उसके बाद क्या बोले थे? श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। ठीक। अब तीसरा आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मींस होता है जहां पे वाटर ज्यादा हो लेकिन सेल में वाटर क्या होगा, कम। और यहाँ पे जानिएगा, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी जाती है जिसे कहा जाता है एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस क्या, मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल फ्रॉम द सेल टू द सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल फ्रॉम द सेल टू द सॉल्यूशन इज नोन एज एक्सोऑस्मोसिस। लेकिन यहाँ पे जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा, और सेल में क्या होगी, कम, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कहाँ होगा, हायर टू लोअर, जिस कारण से ये सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। स्वेलिंग अप ऑफ द सेल इज नोन एज डीप्लाज्मोलिसिस। सेल का स्वेल अप होना क्या कहलाता है, डीप्लाज्मोलिसिस। और वाटर का सॉल्यूशन से सेल में मूव करना कहलाता है इंडोऑस्मोसिस। ठीक। ये हमारा क्या था, डिफ्यूजन के बारे में, जहां पे हमने देखा कि हमारी 3 टाइप की सेल है, जो कि हमारा आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक।